अगले सवाल को देख लेते हैं, जो है अमल को ज़ाया करने की कौन-कौन सी सूरतें हैं। अच्छा, इंडिकेशंस पूछे हैं और साथ में सही तरीका क्या है। तो आज देख लेते हैं कि इसकी जो है ना इंडिकेशंस क्या हैं, किन-किन मसलों में हमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का प्लान करना पड़ता है। उसमें सबसे पहले मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ हैं, कुछ औरतों को 2 से 3 बच्चे होते हैं और ख़ास तौर पर जब औरत कमज़ोर हो या उसका खून कम हो, 3 बच्चे हों, उनकी जो खुराक है वो माँ के जिस्म से जानी हो, तो बाज़ अगर एक बच्चा एबनॉर्मल भी होता है 2 या 3 में से, तो फिर प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। दूसरी सूरत हाल है, कुछ औरतों को कैंसर होता है, कुछ औरतें डायलिसिस की मरीज़ होती हैं, गुर्दे फ़ेल होते हैं, कुछ औरतें दिल की मरीज़ होती हैं। इसके अलावा कुछ औरतें ज़हनी मरीज़ होती हैं। अब ज़हनी मरीज़ के लिए प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना थोड़ा बहुत मसला तो चल जाता है, लेकिन ज़्यादा हो तो फिर उसके लिए ये जो है ना प्रेगनेंसी सँभालना मुश्किल काम है। इसके अलावा कुछ ज़्यादती वाले केसेस होते हैं जिनमें औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उनमें भी इसको टर्मिनेट किया जाता है। अच्छा, सबसे ज़रूरी ये है कि किन सूरतों में जो हम दवाइयों के साथ हमल को ख़त्म करने की बात करते हैं, वो नहीं की जा सकती। तो उनमें सबसे पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, यानी कि प्रेगनेंसी जो है ना ट्यूब में हो जाती है, ओवरी में हो जाती है या पेट के निचले हिस्से में होती है, बच्चेदानी में नहीं होती, किसी और जगह पे होती है। उस सूरत हाल में नहीं कर सकते। कुछ औरतों को खून बहने की बीमारी होती है, उनमें नहीं कर सकते। कुछ औरतों को जो इसमें दवाएँ दी जाती हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं क्या दवाइयाँ हैं, उनसे एलर्जी होती है, उनमें भी जो है ना मेडिकल एबॉर्शन नहीं की जा सकती। इसके अलावा सवेयर एनीमिया, कुछ औरतों की HB 6 होती है, 7 होती है, तो उनमें जो है ना मेडिकल एक्सपल्शन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं की जा सकती, कंट्राइंडिकेटेड है। अब पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, 2019 के सर्वे के मुताबिक ये है कि पाकिस्तान में वक्फ़े के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है, बाकी चीज़ें इस्तेमाल नहीं की जाती। अक्सर तौर पर जो मर्द या औरत हज़रात हैं, वो वक्फ़े का तब सोचते हैं जब प्रेगनेंसी हो चुकी होती है, तो उसमें या तो DNC करवाते हैं या फिर दवाइयों के साथ, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं, दवाइयाँ दे के प्रेगनेंसी को ख़त्म करते हैं। हालाँकि जो सही तरीका है वो ये है कि आपको प्लान करके बच्चे की प्लानिंग करनी चाहिए, प्रेगनेंसी को प्लान करना चाहिए, उसके बाद ही करना चाहिए और वक्फ़ा करना चाहिए। वक्फ़े के बहुत ज़्यादा तरीके मौजूद हैं। आप देख लेते हैं कि कितने माह की प्रेगनेंसी जो है ना उसको टर्मिनेट किया जा सकता है दवाइयों के ज़रिए। तो उसमें 8 से 10 वीक्स की गाइडलाइन है गोरों की। वो ये कहते हैं कि इतने महीनों की प्रेगनेंसी हो तो उनको मेडिकली टर्मिनेट किया जा सकता है, लेकिन जो क्लिनिकल एविडेंस है या क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जब प्रेगनेंसी 1 माह से ज़्यादा हो तो उसमें या तो रिटेन्ड प्रोडक्ट्स और कंसेप्शन रहने का ख़तरा होता है, जिनके कुछ लोथड़ा जिस्म के अंदर बच जाता है, बाहर नहीं आता, या फिर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अक्सर ऐसे केसेस सरकारी हॉस्पिटल्स में आए होते हैं जो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, सही से नहीं करते, तो उनको मसले हो जाते हैं। अब दवाइयों के ज़रिए हमल को ख़त्म करने का तरीका क्या है? बेसिकली सबसे पहले तो 1 माह यानी कि 4 हफ़्ते, 5 हफ़्ते, 6 हफ़्ते की प्रेगनेंसी को किया जा सकता है ख़त्म। इसमें 10 दिन की प्रेगनेंसी होना लाज़मी है, 9 से 10 दिन की प्रेगनेंसी हो और आगे किताबों के मुताबिक तो 10 हफ़्ते की प्रेगनेंसी को भी ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन क्लिनिकली चीज़ें थोड़ी-सी डिफरेंट है। अब इसमें पेशेंट को सबसे पहले हम माइफ़्रेस्टोन दिया जाता है 200 mg ओरल, यानी कि मुँह के ज़रिए खाने के लिए एक गोली दी जाती है और वो क्या करता है बेसिकली जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को संभाल के रखे हुआ है उसको मेंटेन करता है, उसको ब्लॉक करता है। जो बच्चादानी का मुँह है और बच्चादानी इनको थोड़ा-सा नरम करता है और प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए सेंसिटिव बनाता है, क्योंकि जो दूसरी गोलियाँ दी जाती हैं वो फिर कंट्रैक्शन करवाती हैं, जिससे जो है ना जो टिश्यू जुड़ा हुआ है बच्चेदानी के साथ, जो बच्चा जुड़ा हुआ है वो फिर अलग होके बाहर आ जाता है। अब ये गोली देने के बाद अब ये गोली देने के 24 से 48 घंटे बाद जो है ना मिसोप्रोस्टोल दिया जाता है। ये क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है। इसकी डोज़ मुख्तलिफ होती है मुख्तलिफ औरतों में। अब कुछ औरतें, कल एक डॉक्टर साहबा बता रही थी सरकारी हॉस्पिटल में कि एक पेशेंट आई, उसने ऐसे खुद से ही 8 गोलियाँ खा ली थी मिसोप्रोस्टोल की, मुख्तलिफ ब्रांड से आ रही होती हैं। तो 8 गोलियाँ बहुत ज़्यादा डोज़ है, उसने 4 यानी कि मुँह से खा ली थी और 4 उसने नीचे अंदर करके रख दी थी। तो क्या था, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी, उल्टियाँ थी और बुखार था उस औरत को, फीमेल को। तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल से रुजू करना चाहिए। अब ये गोली दी कैसे जाती है? या तो ज़बान के नीचे रखवाई जाती हैं गोलियाँ या फिर इस साइड पे गोलियाँ, इस साइड पे गोलियाँ बकल यानी बकली दी जाती हैं, चीक्स के अंदर वाली साइड पे रख दी जाती हैं और जब तक वो घुल जाएँ बाकी जो चीज़ें रह जाती हैं वो फिर पानी के ज़रिए पी के अंदर ले लिया जाता है। या फिर गोलियाँ जो है ना नीचे करके अंदर रखी जाती हैं डीप उंगली से और उससे भी जो है ना ये रिज़ल्ट हमें हासिल हो जाते हैं। लेकिन जो मुँह से चीज़ें खाई जाती हैं, ज़बान के नीचे रखना या गालों के अंदर रखना, इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये जिस्म में जाती है। और जो नीचे रखते हैं उससे क्या होता है कि वो लोकली होती है, उसी हिस्से के लिए होती है और वहीं पे ही रखी जाती है, तो साइड इफ़ेक्ट थोड़े से कम आते हैं।
बाकी जो डोज़ है वो बेसिकली 800 mg दी जाती है, यानी कि आप 800 माइक्रोग्राम दी जाती है। आप 4 गोलियाँ इस्तेमाल करेंगे और उसको किसी तरीके से भी इस्तेमाल कर लेंगे, यानी कि 3 रूट्स हैं, ओरली, अपना बकली, साबली गोली या वेजाइनली, ये 3 तरीके हैं, उनमें से किसी को भी अपनाया जा सकता है। बहुत से लोग ये काम खुद से कर रहे होते हैं, तो उनमें क्या होता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, या फिर बुखार आ जाता है, या फिर उल्टी की कैफियत बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें फिर हमें ऑपरेट करना पड़ जाता है, या फिर बाकी जो चीज़ें हैं मरीज़ की सेहत को देखते हुए उसी हवाले से उसकी मैनेजमेंट की जाती है। लेकिन ये जो है ना, आप जब भी आपने ये लेनी है, मेडिसिन लेनी है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए गोली लेते हैं, अगर वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसमें आप अमल ख़त्म करने की गोली नहीं खा सकते। अगर वो खाते रहेंगे तो आपको और ज़्यादा मसला होगा, यानी कि ब्लीडिंग तो उसमें नहीं होगी, क्योंकि जो उसका इफ़ेक्ट आना है वो तो यूट्रस, बच्चादानी में जाना है। लेकिन जो हमल है वो बच्चादानी में नहीं है, वो बच्चादानी के अलावा कहीं और है, नाली में है, ओवरी में है, या पेट के किसी हिस्से में है, किसी और जगह पे। तो उससे क्या होगा कि जो है ना, आपकी तबीयत मज़ीद ख़राब होगी और जो बच्चादानी है उसकी सेहत को, उसकी वॉल्स को नुकसान पहुँचेगा। तो इसलिए दवाइयों के ज़रिए हमल ख़त्म करने से पहले अल्ट्रासाउंड भी ज़रूरी होता है। वो उसके लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उससे ये अंदाज़ा होता है कि जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस के अंदर है या फिर बाहर नाली में है कहीं और जगह पे, तो उसी हिसाब से भी प्लान किया जाता है। अब जब गोली दे दी जाती है, यानी कि पहले 24 से 48 घंटे पहले एक गोली दी हमने, खा ली औरत ने, उसके बाद 24 से 48 घंटे बाद हमने बाकी गोलियाँ दी, तो उसके 1 से 4 घंटे बाद क्रैम्प्स आते हैं, यानी कि पेट के अंदर मरोड़ वगैरह पड़ते हैं, ब्लीडिंग होती है, क्रैम्प्स यानी कि दर्द होता है, और ब्लीडिंग होती है, हेवी ब्लीडिंग होती है, उसके बाद लोथड़ा वगैरह जो है, टिश्यू है, वो बाहर आ जाता है। ये मैं आपको नॉर्मल प्रोसेस बता रहा हूँ। जब बाहर आ जाता है तो फिर 1 से 2 हफ़्ते हल्की सी ब्लीडिंग रहती है, कभी-कभी स्पॉटिंग होती है, तो ये थोड़ा-थोड़ा अमल जारी रहता है। अब इसमें इमरजेंसी की सूरत-ए-हाल तब होती है जब आपको 1 घंटे में 2 पैड्स चेंज करने पड़ रहे हों, आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, आपको उल्टी हो रही हो, बुखार हो रहा हो, तो फिर ये इमरजेंसी होती है, उसके लिए फिर उसी हिसाब से मैनेजमेंट की जाती है। अब ये सारा कुछ नॉर्मल हो, यानी कि 1 से 4 घंटे के अंदर लोथड़ा भी बाहर आ जाए, 5-6 घंटे के अंदर हल्की-हल्की ब्लीडिंग भी 10 से 12 दिन तक जारी रहे, तो 10वें या 12वें दिन फिर अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। उसमें ये देखा जाता है कि जो पूरा फीटल टिश्यू है, जो बच्चा था, उसके जो लोथड़े वगैरह थे, वो बाहर आ चुके हैं या नहीं आ चुके। क्योंकि अगर वो अंदर रह गया है, इसको हम कहते हैं रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, वो रह जाते हैं, तो फिर जो पीरियड शुरू होने होते हैं औरत को 1.5 माह बाद, 4 से 6 हफ़्ते बाद, वो शुरू नहीं होते और फिर लंबे मसाइल शुरू हो जाते हैं, जिनमें फिर डीएनसी करनी पड़ जाती है, जिनमें डीएनसी की जाती है या बाकी और मैनेजमेंट प्लान्स हैं, वो डिस्कस किए जाते हैं पेशेंट और उसके अटेंडेंट्स के साथ। तो ये थी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, सिर्फ नॉलेज के लिए वीडियो थी। किसी भी दवाई को लेने से पहले आप डॉक्टर से मशवरा लाज़मी करें और उसके बाद दवाई को इस्तेमाल करें।